वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ऑलरेडी हमने लेक्चर 5 तक देखे हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 तक देखा है। अब 9th वाला क्यों नहीं लिया, तो 9 ये प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वैसे ही है, तो आप ये खुद प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो। तो अब हम देखेंगे हमारा आखिरी प्रॉब्लम नंबर 10। अभी दिखने में काफी बड़ा दिख रहा है कि ये क्या दिया है, बट मैंने कहा है कि इसका सिर्फ देने का तरीका ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पता नहीं क्या है, बट सिंपली इंफॉर्मेशन दी है, वो फॉलो करनी है। ऑलरेडी हमने जो लेक्चर 1 to 5 जिसने देखा होगा उनको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इन्होंने बैलेंस शीट दी है, लायबिलिटी एसेट दिया है, मतलब हम नीचे बिना पढ़े ही बता सकते हैं कि नेट एसेट वैल्यू से भी निकालना है। दूसरी मेथड क्या दी है, यील्ड मेथड होती है, जो डिविडेंड बेसिस पे या प्रॉफिट बेसिस पे होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट लाइन उन्होंने कहा है कि फेयर वैल्यू पर आप निकालो, ठीक है। तो हम इसका मतलब हमें दोनों मेथड फॉलो करनी है। कौन सी दोनों मेथड? एक है हमारी नेट एसेट वैल्यू, इसको ही हम कहते हैं इंस्ट्रिक्ट वैल्यू, और दूसरी है यील्ड बेसिस वैल्यू। ओके, अब यील्ड बेसिस में भी ए और बी होता है, तो इन्होंने प्रॉफिट दिया है क्या कहीं पे? हाँ, यस, ये वाली इंफॉर्मेशन। मेक अ स्टार मार्क, ये थोड़ी सी अलग है, इसलिए शायद आपको लगेगा ये क्या दिया है। पास्ट 3 ईयर हैव शोन द 15,000 इंक्रीज एनुअली, तो प्रॉफिट भी दिया है, तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट है, हमको ये मेथड फॉलो करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड के लिए हमें रेट ऑफ डिविडेंड की जरूरत होती है, बट अगर आप देखोगे तो रेट ऑफ डिविडेंड कहीं दिया ही नहीं है, दैट मीन्स ये मेथड हमें नहीं। तो नेट एसेट वैल्यू करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट करनी है, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमें फेयर वैल्यू, ठीक है। सिंपली ऑलरेडी मैंने प्रॉब्लम नंबर 8 में सिखाया है, प्रॉब्लम नंबर 9 भी सिमिलर है, तो हम यही मेथड देखेंगे। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। अब इसके पहले हमें देखना होगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। सो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। कंपनीज प्रोस्पेक्टस फॉर 2020 आर गुड, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं कैलकुलेशन में, उन्होंने सिर्फ कहा है कि फ्यूचर भी इस कंपनी का अच्छा खासा है। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years have shown increase 15,000 annually. Got it? देखो अभी तक के प्रॉब्लम में अगर पास्ट लास्ट 3 years है तो उन्होंने 3 साल का ना क्लियरली प्रॉफिट दिया है। 1 ईयर का 25,000 है, 2 years का देन 34,000 है, थर्ड ईयर में उन्हें 41,000 मिला। तो ऐसे 3 years कंप्लीटली दिए हैं और हमने उनका एवरेज निकाला है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, उन्होंने कहा है जो भी प्रॉफिट है करंट ईयर का, वो ना लास्ट 3 साल से 15,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए हमें करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे एडजस्टमेंट में तो नहीं दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बैलेंस शीट, तो यहाँ पे उन्होंने लायबिलिटी साइड दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग ईयर 19। देखो यहाँ पे भी 19 है ना, तो करंट ईयर, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं ये करंट ईयर है। ओके, तो करंट ईयर का प्रॉफिट 65,000 है, और उन्होंने क्या कहा है, लास्ट ईयर से 15,000 से बढ़ रहा है। तो हम अंदाजे निकाले, देखो करंट ईयर मतलब अभी का ये है 2019 का, अगर ये 65,000 है तो सिंपल 2018 का 50,000 होगा और 2017 का 35,000 होगा। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा है हैव शोन लास्ट 5 years हैव शोन इंक्रीज ऑफ 15,000, तो 2017 में अगर 35,000 प्रॉफिट हुआ तो 2018 में 15,000 से बढ़ा, 35 में 15,000 ऐड करो, 50,000, ठीक है। फिर और अगर 2018 में 50,000 है तो उसमें और 15,000 ऐड करो, तो 2019 में 65,000 ऑलरेडी दिया है। गॉट इट? तो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना है। तो एवरेज प्रॉफिट भी मिला है, तो एवरेज प्रॉफिट हम क्या करेंगे, इन तीनों की टोटल डिवाइडेड बाय 3 विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। और क्या इंफॉर्मेशन दी है, गुडविल is taken as a 32,000। ओके, तो इसकी न्यू वैल्यू दी है गुडविल की 32,000, तो हम अब ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम नेट एसेट जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ये क्या लेंगे, 32,000। फ्री होल्ड, देन क्या वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस रेज बाय 27,200। ओके, ओल्ड में दिया है 1,22,800, इसमें हम क्या करेंगे, रेज इंक्रीज कितने से, 27,200, तो ये जो वैल्यू है उसमें हम ये 27,200 ऐड करेंगे और फिर वैल्यू लेंगे। मोटर व्हीकल रिड्यूस हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा, तो मोटर व्हीकल कितना दिया है, 57,900, उसमें से 7,900 माइनस करो,
तो हम जब कैलकुलेशन लेंगे तो इसका मोटर वैल्यू कितना लेंगे 50,000. अंडरस्टूड. प्लांट एंड मशीनरी 20% ऑफ बुक वैल्यू अबाव बोला है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है 1,80,000. उसका 20 देखो कैसे कैलकुलेट करना है 1,20,000 इनटू कितना परसेंट बोला है ज्यादा 20%. परसेंट है इसलिए 100. ये जीरो गया, ये जीरो गया, कितना बचा 1,18,000 बचा है ना, यहाँ के 18,000 इनटू 2 तो 36,000. मतलब 36,000 से ये अबाव है ना, 36,000 से इंक्रीज हुआ. तो हम ये जो क्या है प्लांट एंड मशीनरी है उसमें 36,000 ऐड करेंगे और फिर जो ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी वो हम लेंगे. गॉट इट. सिंपल एडजस्टमेंट दी है जो हमने 11th-12th में भी देखी है. बुक डेट्स अमाउंट 4,300. टोटली बैड डेट्स. बुक डेट्स का मतलब ही होता है डेटर्स. यहाँ पे उन्होंने डेटर्स दिए है क्या कहीं पे, देखो यहाँ पे डेटर्स, यस ट्रेड रिसीवेबल. देखो अलग अलग नाम यूज किए हैं तो इसको डरना नहीं है, इसको ही कहते हैं डेटर्स, इसको ही कहते हैं बुक डेट्स. ये याद रखना है आपको, वरना आप ढूंढोगे कहाँ दिया है बुक डेट्स, दिया ही नहीं है. सो बुक डेट्स, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल आर वन एंड द सेम. गॉट इट. तो उन्होंने क्या बोला है 4,300 ये बैड डेट्स है, तो सिंपल 54,300 में से 4,300 माइनस करो तो कितना आएगा 50,000. तो जब हम डेटर्स लेंगे या ट्रेड रिसीवेबल लेंगे तो हम ये अमाउंट नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे 50,000. अंडरस्टूड. बाकी क्या दिया है ऑल द अदर एसेट लायबिलिटी एट बुक वैल्यू. मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कि जिसके बारे में दिया है उसकी न्यू वैल्यू लो. इनके बारे में दिया है, ठीक है, बट स्टॉक के बारे में कुछ नहीं दिया है, बिल रिसीवेबल के कुछ नहीं दिया है, कैश एट कुछ नहीं दिया, तो एज इट इज हम लेंगे इनकी वैल्यू. What about preliminary expenses? ये हम कभी नहीं लेते. दिस इज अ फिक्टिशियस एसेट. मैंने शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट. तो हम ये कैलकुलेशन में कभी भी नहीं लेंगे. देखो जानबूझ के मैंने ये एकदम रफ किया है तो एग्जाम में आपको याद आएगा, ठीक है. सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, ऐसे कुछ भी वर्ड आने दो, वी विल नेवर टेक. गॉट इट. इग्नोर करना है. अब उसके बाद क्या दिया, इट इज यूजफुल टू प्रैक्टिस कंपनी ट्रांसफर 5,000 एवरी ईयर. ठीक है, जब इंफॉर्मेशन हमें या काम आएगी तब यूज करते हैं. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया. ओके, सो लेट्स बिगिन. फेयर वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स पहले हमें नेट एसेट वैल्यू बेसिस पे निकालना होगा. तो अब मैंने कहा है ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमने ये वैल्यू ली है, ठीक है. माइनस करंट लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी. इतनी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी दी है उन्होंने, देखो डिबेंचर, ट्रेड्स पेबल मतलब ही क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और इनकम टैक्स पेबल. पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग भी तो हमारी लायबिलिटी होती है. तो ये सब आइटम हमें माइनस करते हैं एज इट इज जो दिए हैं उन्होंने वो. सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है, वो भी मैंने बताई है क्यों कब कैसी चेंज हुई है. ओके, सो टोटल एसेट था उनका 5,55,000. फिर उसमें से हमने एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस की. देखो एक्सटर्नल लायबिलिटी की टोटल, ये सब की टोटल आती है 1,35,000. इसमें से ये माइनस करो, सो वी गेट द आंसर 4,20,000. तो नेट एसेट वैल्यू हो गई 4,20,000. अंडरस्टूड. अब सेकेंड हमें क्या करना है कि फंड अवेलेबल फाइंड आउट करना है कितना है. तो टोटल एसेट ऑलरेडी हमें मिला है, उसमें से अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रपोज डिविडेंड अगर हो तो देना है. बट लायबिलिटी में देखो कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है. अगर दिया होता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड तो हमने माइनस किया होता. तो अब हमारा फंड अवेलेबल रियल ओनर के लिए कितना है 4,20,000. अंडरस्टूड. अब once we get capital 4,20,000 अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. अब ये फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए. तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने दिए हैं, देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3,000. ये वाली अमाउंट नहीं लेनी है, हमको नंबर लेने हैं, इक्विटी शेयर नंबर. तो 3,000 तो डिवाइड करो, वी गेट 1,40,000. गॉट इट. फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज है, लेकिन अगर हमने ये बेसिस पे निकाला वैल्यू, इट्स कम 1,40,000.
अंडरस्टूड। चलो नाउ एक तो हो गई मेथड, अब सेकेंड मेथड है हमारी यील्ड बेसिस मेथड। उसमें भी हमें कौन से बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको 15,000 से कैसे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 65,000 करंट ईयर का है, तो सिंपली देखो, ठीक है, अगर ये करंट ईयर का है तो लास्ट ईयर 15,000 से कम, उससे लास्ट ईयर 35,000 से कम, वही उन्होंने बोला है ना कि इंक्रीज बाय 50,000, हर साल 15,000 से बढ़ रहा था। अगर ये लास्ट ईयर है तो 15,000 ऐड करो 50,000 हो गए, फिर 50,000 में और 15,000 ऐड करो तो करंट ईयर में 65,000, जो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन के हमने यूज किया है और ये निकाला है। अब तीनों की टोटल करो, एवरेज प्रॉफिट करो, इट्स कम 50,000। अब उसमें से उन्होंने अब क्या बोला है, तो उनको अब ट्रांसफर करना है कुछ जनरल रिजर्व भी, वो भी उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। 5,000 ट्रांसफर करना है, तो 50,000 में से 5,000, देखो रीड केयरफुली, हर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सो 5,000 ट्रांसफर किया, तो एक्चुअल हमारा मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है, 45,000, इसको ही कहते हैं फ्यूचर प्रॉफिट। ओके, सो 45, तो अब सिंपल है, अब अगर मुझे 45,000 प्रॉफिट अर्न करना है फ्यूचर में, तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, तो ऑलरेडी वी हैव अ फॉर्मूला, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये भी दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, इट कम्स 4,50,000, बस अब 4,50,000 मिल गया है हमें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो अगर इस बेसिस पे निकालते हैं तो हमारा शेयर की वैल्यू आती है 1,50,000। अंडरस्टूड। देखो शायद आपको लगेगा कि थोड़ी सा फास्ट मिस सिखा रही है, बट ऑलरेडी ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो बड़ा करने में मजा नहीं है, ठीक है। सो हो गया, तो आपको दोनों मेथड से वैल्यू मिल गई, बस तो अब करना क्या है, अब इस दोनों मेथड देखो, नेट असेट वैल्यू से, इन स्ट्रिक्ट वैल्यू से मतलब ही नेट असेट वैल्यू से अगर हमने निकाला तो वी गॉट 140, यील्ड बेसिस पे निकाला तो वही गॉट 150, तो बस झगड़ा नहीं चाहिए ये लूं या ये लूं, बस ये दोनों का एवरेज निकालो, तो फाइनली हमारी वैल्यू है 145। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ में आया है। अब और एक छोटी सी उन्होंने एडजस्टमेंट नीचे दी है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, देखो अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा है कि इट इज एडवाइजेबल Mr. Dhansuklal should invest the available fund for purchasing 239, कैसे आया ये, सो वैल्यू देखो, धनसुखलाल ने क्या बोला, मेरे पास ना 34,655 है पैसे, मुझे इन्वेस्ट करने हैं, तो हमारी फेयर वैल्यू तो मिल चुकी है। धनसुखलाल के पास इतनी सारी कैश थी, उन्होंने पूछा मैं कितना करूं, इन्वेस्ट कितने शेयर खरीदूं, तो हमारा शेयर की वैल्यू कितनी है 145, फेयर वैल्यू लेनी है, इक्वल डिवाइडेड बाय, तो धनसुखलाल ने कितना लेना चाहिए, 239 इक्विटी शेयर। अंडरस्टूड, सो ये लास्ट में लिखना है आपको एक लाइन, इट इज एडवाइजेबल दैट धनसुखलाल शुड इन्वेस्ट अवेलेबल फंड फॉर परचेसिंग 239 इक्विटी शेयर, तो उसने 239 इक्विटी शेयर लेगा, तब जाके ये इसके 34,655 क्या होंगे, इन्वेस्ट होंगे। सिंपल है ना, देखो 239 नंबर ऑफ शेयर इन 2, क्या है फेयर वैल्यू 140, देखो बराबर 34,655 ही आना चाहिए। ये एक मार्क्स के लिए लास्ट में पूछा है उन्होंने, पहले बार पूछा है। अंडरस्टूड, तो आई होप आपको समझ में आया है, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। अनसॉल्व वाले भी सेम है, उसमें से एक आई थिंक डिफिकल्ट है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।